नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो व्याख्याता परीक्षा 2022 में आए हैं। व्याख्याता परीक्षा जो 2022 है उसमें जितने भी पेपर है, विशेषकर मैं बात करूँगा जैसे मैथ्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कॉमर्स, फिजिक्स, इससे संबंधित मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है उन सबको एक ही जगह संग्रहित करके उनकी जो PDF बनाकर यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में आपको इनका जो बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी बात ही आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अपना जो स्तर है मनोविज्ञान से संबंधित इसके बारे में। तो देखिए, अपन शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है वो क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है देखभाल परिप्रेक्ष्य, दूसरा सेकंड है न्याय परिप्रेक्ष्य, थर्ड है व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, और चौथा है नीतिपरक परिप्रेक्ष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कंप्यूटर, इसमें जो कंप्यूटर से संबंधित या जो भी प्रतिमान है फर्स्ट ग्रेड से संबंधित उनको भी मैंने सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर साइंस जो अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है स्व अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति अनुदेशन, यानी, और चौथा ऑप्शन आपके सामने मशीन अनुदेशन, ये इसकी एक सीमा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक लड़की अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी माँ द्वारा एकांतर दिनों पर पुरस्कृत होती है। व्यवहारवाद के अनुसार पुनर्बलन का यह प्रकार कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आधा जवाब अपन को तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है पहला निश्चित अनुपात अनुसूची, सेकंड है परिवर्तीय अनुपात अनुसूची, थर्ड है निश्चित अंतराल अनुसूची, और चौथा है सतत अनुसूची। यहाँ पे देखिए, व्यवहार के लिए, व्यवहार क्या है यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये व्यक्ति की एक क्या है, अनुक्रिया है। व्यवहार क्या है, उसके लिए अनुक्रिया है। तो अनुक्रिया के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, अनुक्रिया। यहाँ पे एकांतर दिनों पर, अब यहाँ पे जो पुनर्बलन देने का जो आधार है वो क्या, दिन, उसके क्या देखे जा रहे हैं, एकांतर दिनों के आधार पर उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो यानी जो समय का सूचक है, समय का सूचक है, तो वहाँ पे कौन सी अनुसूची हम काम में लेते हैं, अंतराल अनुसूची। अब यहाँ पे एकांतर दिनों यानी हर एक दिन छोड़कर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, निश्चित, एक दिन निश्चित छोड़कर जो अपन कह सकते हैं पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अनुसूची हो जाएगी, निश्चित अंतराल अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उनको उल्टे क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है, यानी वो कौन सी अवस्था है जहाँ पे बालक में उसका संज्ञानात्मक विकास इतना हो जाता है ताकि वह उन चीज़ों को वर्गीकृत करना, उनको व्यवस्थित करना, उनमें मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या सेकेंड है अंतःप्रज्ञा, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ है औपचारिक क्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष का जो बालक है। इससे पहले की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन सब चीज़ों का अभाव होता है, इन सब चीज़ों का उस बालक में क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन तीसरी जो स्टेज आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बालक वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वो वर्गीकृत करना, उनको व्यवस्थित करना, गुणों के आधार पर मिलान करना और उनको उल्टे क्रम में रखने की जो योग्यता है वो क्षमता उसके अंतर्गत आ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अधिगम उपागम, जो अधिगम के जो वह कौन सा उपागम है जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान एवं समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है। कौन सी अवधारणा है या कौन सा उपागम है जो ये मानता है कि जो ज्ञान है वो सक्रिय रहकर प्राप्त किया जाता है, और उस अपन कह सकते हैं उसके सक्रिय रहने से ही उसमें उन चीज़ों की समझ उसमें विकसित होती है। तो यहाँ पे इसका उपागम कौन सा होगा, आपके सामने ऑप्शन है व्यक्तिवादी उपागम, सेकंड है निर्मितवादी उपागम,
थर्ड है वैज्ञानिक उपागम, फोर्थ है संज्ञानवादी उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मितवादी उपागम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? अधिगम का मनोविज्ञान, आपको इसमें ये चीज़ें देखनी है कि इनके आधार पर कौन कौन से कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया के संबंध में अधिगम का मनोविज्ञान, फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी किसके अंतर्गत, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। फिर अधिगम के लिए जो अभिप्रेरणा है वो भी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। तो तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही पे हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको देखना है, इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में, निर्मितवादी जो उपागम उसको हम रचनावादी उपागम भी कह सकते हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म अपन इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको पूछा गया गलत है? कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु ज्ञान होना चाहिए। सेकंड है अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। यहाँ पे आपको पूछा क्या गया इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए, अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। फिर है अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। अब आपके सामने है 1 नंबर है अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु ज्ञान होना चाहिए, ये भी है। अध्यापक स्थानांतरित की योग्यता, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की भूमिका नहीं होती है वैसे निर्मितवाद के अंतर्गत, ठीक है। वो जो है वस्तुओं को सरल करने वाला होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? 4 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सबसे पहले अपन को यह समझना होना है कि यहाँ पे एक तो होता है IQ, जो जिसको अपन मानसिक उपलब्धि कहते हैं, और एक होता है EQ। EQ जो पक्ष है उसका संबंध क्या मुख्यतः भावात्मक पक्ष से है, लेकिन उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। कौन सा पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष भी और भावात्मक पक्ष, दोनों पक्ष इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत कौन सा पक्ष सम्मिलित होता है? केवल और केवल संज्ञानात्मक पक्ष। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यवहार में केवल एक पक्ष के आधार पर निर्णय ले रहा है, यानी अपन कह सकते हैं वो उसका दिमाग, और ये जो चीज़ है ये दिमाग और दिल दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है, इमोशंस जो अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना कौन सा इसके संदर्भ में सही है। पहला है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो EQ है वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके बजाय? IQ के बजाय। तो ये आपको देखना है ऑप्शन, संवेगात्मक बुद्धि IQ की तुलना में कम प्रभावशाली है। लैंग्वेज को समझना है, संवेगात्मक बुद्धि IQ की तुलना में कम प्रभावशाली है, गलत। फिर संवेगात्मक बुद्धि कौन सी? EQ IQ की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, ये कथन यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सही है? संवेगात्मक बुद्धि एवं IQ समान रूप से प्रभावशाली है, ये कथन भी गलत है। और फिर संवेगात्मक बुद्धि एवं IQ भिन्न प्रत्यय नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि IQ और EQ एक ही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझोगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं हैगी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कौन से सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक कक्षा के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्य को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण एवं निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वह कौन सा शिक्षण है या कौन सी तकनीक है, अपन कह सकते हैं कौन सा उपागम है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मिलकर अधिगम करना, सेकंड है समूह अन्वेषण, थर्ड है जिज्ञासा कक्षा और फोर्थ है विद्यार्थी दल समूह। अधिकतर स्टूडेंट्स ने नहीं समझ पाने के कारण इसको गलत किया। इसका सही आंसर होगा जिज्ञासा कक्षा। इसका जो है अपन कह सकते हैं निर्माण जो है प्रतिपादक है वो किसने किया? इलियट एरोनसन। इलियट
एरोनसन ने किया था। इसको हम एक तरीके से आरा शिक्षा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरा शिक्षा भी कहते हैं। जो क्या है, जैसे अपन बात करते हैं कि समूह के अंतर्गत अपनी एक जिम्मेदारी के आधार पर व्यक्ति कार्य करते हैं। बाकी इसको अलग से और देख लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्य प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना, सेकंड है उदाहरणों के विशिष्ट गुण धर्म पर ध्यान केंद्रित करना, थर्ड है विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, और फिर है विद्यार्थियों में एक परिकल्पना के विपरीत अन्य का संतुलन बनाने में मदद करना। तो यहाँ पे तीनों कथन इस मॉडल से संबंधित, लेकिन चौथा जो कथन है वो इस मॉडल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, किसके कारण? पहला ऑप्शन है ग्रसनी के बढ़ने के कारण, सेकंड श्वास नली के बढ़ने के कारण, थर्ड है वायु नली के बढ़ने के कारण, और फोर्थ है कंठनाल लैरिंक्स के बढ़ने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठनाल के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? किशोरावस्था में बालक में विशेष रूप से कौन सी एक विशेषता देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना, सामाजिक समस्याओं में अरुचि दर्शाना, अस्थायी मित्रता अभिवृत्ति दर्शाना, और फोर है सामान्य रुचि दर्शाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। बाकी ये कथन गलत है। सेकंड अस्थायी मित्रता नहीं, यहाँ पे जो है स्थायी मित्रता विकसित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग जो विद्यार्थी है शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, यह अहम रक्षा युक्ति कहलाती है। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण और प्रक्षेपण। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रखा है कि इसके अंतर्गत वास्तव में चारों ऑप्शन सही नहीं। इसका जो आंसर होगा क्षतिपूर्ति होगा, क्योंकि बालक अपने एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरी कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है देखिए, प्रतिमान से संबंधित आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जो रीट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो वो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, ठीक है। बाकी कुछ ही क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन है। समस्या से रूबरू होना इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। व्यवस्थित सूत्रीकरण एवं व्याख्या, अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण, और फोर्थ है आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रमाणीकरण। ये तो देखिए बाकी चीज़ें इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित जो सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके सामने शिक्षण मशीन, अधिगम सामग्री, शिक्षण व्यू रचनाएं और मूल्यांकन के उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण मशीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण मशीन। आगे देखिए, शिक्षा प्रणाली उपागम प्रक्रिया उप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आपके सामने अनुदेशनात्मक सामग्री, विषय वस्तु, अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ और पाठ्यचर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदेशनात्मक जो रणनीतियाँ हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, और फोर्थ अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नियामक विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो नियामक विज्ञान नहीं है, विधेयात्मक विज्ञान है, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को अपन क्या कर सकते हैं एक तरीके से विधेयात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावी है? देखिए तो रीट से संबंधित जो मेन पेपर में कुछ चीज़ें सम्मिलित की गई है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। जो अपन कह सकते हैं शिक्षण जो व्यू रचना है उसके अंतर्गत उपागम भी सम्मिलित है। तो थोड़ा आप इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें चलचित्र, प्रयोग, कार्यकारी मॉडल और फिल्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग। इसका जो आपको ध्यान रखना
अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? एडगर डेल। या आपको ये कह दिया एडगर डेल का संबंध कौन से उपागम से है? अनुभव शंकु से इनका संबंध है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर आप लगभग 100 क्वेश्चन में इसमें सोल्व करवा रहा हूँ तो निश्चित रूप से कम 4-5 क्वेश्चन हम रीट मेंस में देख सकते हैं कि आपको चाहे वो शिक्षण व्यू रचना से संबंधित हो सकते हैं, मनोविज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, तो आप लास्ट तक इनको ज़रूर देखें और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इनको रिपीट कर लें। बाकी आपको PDF मिल जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको PDF भी ले सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित व्यवहार दर्शाने का क्या कारण है? यानी उच्च संवेगात्मक उसकी स्थिति है, उसका जो चित्त है, मन है, अस्थिर है, उसका व्यवहार उत्तेजित है, क्यों है? आपके सामने ऑप्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हैं तो आप तुरंत आंसर को पहचान लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। संवेगात्मक संतुलन की कमी, सेकेंड है संवेगात्मक सहनशीलता के कारण, फिर है संवेगात्मक नियंत्रण के कारण, और फिर है संवेगात्मक वंचना की कमी। तो इसमें आप देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक संतुलन की कमी के कारण ये व्यवहार व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। अगर व्यक्ति सहनशील है तो उसमें तो ऐसा व्यवहार ही क्यों होगा, और व्यक्ति का संवेगों पर नियंत्रण है तो फिर इसका व्यवहार क्यों होगा? तो ये चीज़ें नहीं होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक संतुलन के कारण अक्सर व्यक्ति का जो मन है अस्थिर होता है। अपने जो व्यक्तित्व का जो टॉपिक है उसमें हिप्पोक्रेटिस का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत बता रखे कि एक व्यक्ति जो है या आइजेंग का जो वर्गीकरण है उसमें संवेगात्मक रूप से जो अस्थिर है उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पेपर का हो गया। अब सेकंड अपना जो पेपर एग्रीकल्चर का जो पेपर है उसमें जो मनोविज्ञान के क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला है, प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग दो तकनीकों की तुलना करने के लिए किया जाता है, अर्थात पुरानी और नई। आपके सामने ऑप्शन है परिणाम प्रदर्शन, सेकंड है विधि प्रदर्शन, थर्ड है क्षेत्र का भ्रमण, और फोर्थ है जनसंचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणाम प्रदर्शन। उसके आधार पर अपन कह सकते हैं, उसके आधार पर हम उसके परिणाम को हम जान सकते हैं। आगे देखिए, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण करने के लिए आइडेंटिटी एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण विधि के रूप में इन्होंने वर्णित किया? तो आपके सामने देखिए क्या होगा, कौन थे जिन्होंने किशोरावस्था को एक पहचान निर्माण का समय बताया? आपके सामने ऑप्शन है स्टैनले हॉल, इरिक्सन, फ्राइड और हार्लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरिक्सन। इरिक्सन ने जो है कौन सी अवस्था, उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, और जो 5वीं अवस्था है कौन सी, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यहीं से देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहचान निर्माण से संबंधित। तो ये इरिक्सन के वर्गीकरण है जिन्होंने पूरे जीवन अवस्थाओं में वर्गीकरण किया था और किशोरावस्था को एक पहचान निर्माण के लिए एक संवेदनशील समय बताया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, सही इसमें मिलान करना है आपको। इसके अंतर्गत किशोरावस्था, अभी देखो अगर इरिक्सन का जो थे एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए, तो किशोर जो है किससे संबंधित है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। जो 8 अवस्थाएं हैं उनका अगर आपको क्रम पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या आ जाएगा? ए में 3। तो आपको पता है 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर जो ऑप्शन है उसी में ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी में नहीं। तो फिर है प्रारंभिक वयस्क जो अवस्था है वो आती है किसके लिए? आत्मीयता के लिए। यानी जिस व्यक्ति की पहचान होगी उसके बाद में अगली अवस्था में वो व्यक्ति अपन कह सकते हैं आत्मीयता, यानी उससे लोग जुड़ना चाहेंगे। या अपन अगर किसी व्यक्ति की पहचान भूमिका भ्रांति होगी तो वैसी स्थिति में अलगाव की स्थिति होगी। तो फिर 2 नंबर जो ऑप्शन है उसमें 1 नंबर आ रहा है, तो इसका आप पहचान लोगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे? 2 नंबर। सी में देखिए मध्य वयस्क, ये एक ऐसा समय है जो 35 से 55 यानी उत्पादकता बनाम स्थिरता को, और प्रौढ़ वयस्क जो है ठीक है 55 से आगे वो संपूर्णता बनाम निराशक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लम्सडाउन के अनुसार शिक्षा तकनीक में निम्नलिखित में से कौन से उपागम सही है?
आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और सिस्टम, जिसको अपन प्रणाली उपागम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, हो सकता है रीट में भी आ जाए, आईसीटी से संबंधित है चीज़ें। कोई भी मान लीजिए 2 क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके सिलेक्शन में बड़े प्रभावी होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एक चिड़िया जो है एक एक तिनका जब संग्रह करती है तभी वो एक घोंसले का निर्माण कर सकती है। तो ठीक वही बात हमारे लिए कि आज के कंपटीशन के दौर में हमें एक एक नंबर हमें जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ पे हमको लेने की कोशिश करनी है। तो आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि सिलेबस समझने में सहायता करता है, सेकंड विद्यार्थी स्टाइल समझने में सहायता प्रदान करता है, विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है, फोर अधिगम करता है उसके शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। तो देखिए, अधिगमकर्ता को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण रूप से जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, संचार में समूह दृष्टिकोण कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, व्यक्तिगत पत्र, फिर है क्षेत्र दिन, और फिर है फ्लैश कार्ड, और आगे है परिपत्र। तो इसके अंतर्गत हो जाता है सही आंसर 4 नंबर परिपत्र। आगे देखिए, साक्य अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम किसने विकसित किया था? जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो उपागम है स्किनर ने जो विकसित किए थे, उसके अंतर्गत फिर अलग अलग और है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर, 4 नंबर ऑप्शन है। साक्य जो ऑप्शन है वो किसने किया था? साक्य अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा संचार का मूल कार्य नहीं है? संचार का मूल कार्य आज आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। सूचना भी है, प्रभाव भी है, मूल्यांकन भी है, लेकिन आज्ञा इसका मूल कार्य नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? ये आपको देखना है। आपके सामने ऑप्शन है जाति का, तो कभी आपने पढ़ा भी नहीं टॉपिक में, जाति से संबंधित चीज़ों को समझना है। तो फिर है आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, फिर है लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा। देखिए, तो यहाँ पे टॉपिक ही आप देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान आपने कभी आत्म प्रत्यय का टॉपिक पढ़ा है, बुद्धि का भी टॉपिक पढ़ा है, अभिप्रेरणा का, लेकिन लिंग का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, अलग से। बाकी फिर देखिए, अभिप्रेरणा का आपने पढ़ा है, आत्म प्रत्यय है, रुचि भी, ठीक है, 3 तो चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन शारीरिक रचना यहाँ पे संभव। फिर यहाँ पे आत्म प्रत्यय पढ़ते हैं, बुद्धि है, रुचि है, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है? यहाँ पे इन सब में जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सबसे अच्छा प्रभावी है। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वे दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? अनुभव शंकु की जो बात मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में की थी, ये जो शंकु है या अवधारणा किसकी है? एडगर डेल की। अनुभव शंकु किसने दिया है? एडगर डेल का। निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब तक आप इन सब क्वेश्चन को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको अपन कह सकते हैं कुछ चीज़ें आपको तुरंत यहीं पे याद हो जाएगी। आपके सामने है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर की ये पुस्तक है। जो चीज़ें समझाने वाली होगी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा नहीं है तो उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया? ए स्टडी ऑफ थिंकिंग किसकी है? जेरोम ब्रूनर की। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है? आप सबको पता है कि किशोर जो है अपन कह सकते हैं व्याख्यान उसके लिए अच्छा है। तो व्याख्यान के अंतर्गत बात आती है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, वार्तालाप जो विधि है वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संवेगात्मक बुद्धि क्षमता मॉडल किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि क्षमता मॉडल किसने दिया है? आपके सामने ऑप्शन है पीटर सेलोवी, एक नंबर गोलमैन, पेट्रिडस, सेलोवी एम मेयर और टर्मन। अब देखिए, यहाँ पे जो बात समझने वाली है, ध्यान रखने वाली है, वो क्या है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अवधारणा मॉडल किसने दिया? मॉडल दिया था पीटर सेलोवी एम मेयर ने, जबकि गोलमैन ने तो जो पुस्तक है वो लिखी थी इस पर, और ये उसको विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो अवधारणा है वो किसकी है? अवधारणा पीटर सेलोवी एम मेयर की है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? शिक्षण, सीखना, प्रशिक्षण, मानचित्रण। देखिए, एक शब्द आपको कई बार देखने को मिलता है, व्यक्ति के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, और परिवर्तन कैसे हैं? अनुभव के परिणाम स्वरूप।
तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। उसको क्या कहते हैं अपन? अधिगम। कई बार चीज़ें बहुत आसान होती है लेकिन हम थोड़ा सा अलग यूनिक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हटकर, तो हम घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोग चीज़ों का अनुभव करके एवं उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक शब्द जब आता है तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का निर्माण, तुरंत ध्यान रखिए हमेशा रचनावाद, निर्मितवाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कई बार कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो थोड़ा क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। तो अपने यहाँ पे क्या है, अपने अनुभवों के आधार पर चिंतन करके दुनिया की अपनी एक समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनको कोई बताने वाला नहीं है, बल्कि अपनी समझ से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आता है? निर्मितवाद, रचनावाद के अंतर्गत। देखिए रचनावाद, निर्मितवाद दोनों एक ही है। तो यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था अधिगम के मॉडल। अधिगम के जो मॉडल है, 3 मॉडल चलते हैं हमने। एक तो बैंकिंग मॉडल, सेकंड है जो रचनावादी मॉडल, और एक है इसके अंतर्गत मॉडल के अंतर्गत जो अपन कह सकते हैं अवधारणा से संबंधित, जिसको अपन प्रोग्रामिंग मॉडल भी कहते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और कुछ हटकर नई चीज़ें भी क्लियर करना ज़रूरी है। यही आपको भीड़ से अलग हटाने का कार्य करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम की कमी है। सहयोगात्मक अधिगम की क्या कमी है? सहयोगात्मक अधिगम आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, समूह में, जैसे ये जो व्यक्ति है समूह में अधिगम कर रहे हैं, तो इसकी कमी आपको पूछी गई है। अच्छा, अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने वाले अनुभव होना, ये भी सही है। यहाँ पर आपको कमी पूछी है। विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाना, ये भी इसके गुण है। एक दूसरे की सहायता करना, ये भी है। लेकिन एक नेगेटिव है यहाँ पे, केवल कुछ ही विद्यार्थी सहयोग देते हैं। सहयोगी अधिगम में सभी व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए अधिगम करते हैं, जिसको अपन सामान्यतः निर्मितवादी उपागम भी कहते हैं। तो ये सभी इनकी अंतःक्रिया होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सहयोग करते हुए जब किसी कार्य को करेंगे तभी वो कार्य गुणवत्तापूर्ण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, धैर्य रखना जरूरी है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारवादी, निर्मितवादी। अब आप बताइए ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन को समझ लोगे, आंसर आपको तुरंत दिख जाएगा। क्वेश्चन को नहीं समझोगे, द्वंद्व की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो देख कर व्यक्ति सीखता है? पहली बात है सीखने से संबंधित है, तो बात आप समझिए अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत है जो बालक अवलोकन करके सीखता है? तो वो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है। और अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है वो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा, ये आ जाते हैं गेस्टाल्टवादी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अपन को देखना होगा। अगर ये संज्ञानात्मक से संबंधित तो हम इसको यहाँ पे ये करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो बालक के अवलोकनीय व्यवहारों की बात करता है, तो वैसी स्थिति में इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये व्यवहारवादी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज के आधार पर इसमें दोनों ऑप्शन, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर सीखने के वे सिद्धांत आते हैं, तो लैंग्वेज चेंज होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। तो मेरे अनुसार यहाँ पे इसमें इस लैंग्वेज का मतलब यहाँ उन सिद्धांतों से हैं जो अवलोकनीय सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है अवलोकनीय व्यवहारवादों के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बाकी 3 चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बाकी एक प्रभावित नहीं कर रही। गृह कार्य की अधिकता प्रभावित करती है। ठीक है, फेल होने का डर उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिर है शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, यानी अगर शिक्षक संवेगात्मक रूप से स्थिर है, संतुलित है, तो ये उसके संवेगात्मक को अपन कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी। और शिक्षक की ओर अपन कह सकते हैं मित्रता की कमी। तो यहाँ पे
ये भी है, मित्रता की कमी भी कहीं ना कहीं बालक में एक भय उत्पन्न करती है, एक अपन कह सकते हैं उनके बीच में एक अटैचमेंट की कमी होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिगन्स ने किस प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को इनके बीच में अंतर के रूप में परिभाषित किया है। तो ये मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इच्छा, विश्वास और संतुष्टि, इसके आधार पर लोगों में उन्होंने अंतर किया है। आगे शिक्षण का अग्रिम संगठन प्रतिमान किसने दिया। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट की तैयारी करे, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट में। तो ये जो प्रतिमान है, अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है किसका, डेविड आसुबेल का। अग्रिम संगठन प्रतिमान किसका है, डेविड आसुबेल का। इसको आप बार बार याद कर लें। आगे देखिए, चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिपादन। उसको क्या नियंत्रण अपन कहते हैं, प्रतिपादन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर है। तो देखिए कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो स्तर है उसके अंतर्गत 3 स्तर है। एक तो है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, और तीसरा जो स्तर है पश्च परंपरागत स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है, पश्च परंपरागत स्तर। यहाँ पे देखिए कौन सा आपको देखने देखिए पूर्व नैतिक जो अवस्था है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी होगी। प्री कन्वेंशनल है, अगर आपको प्री कन्वेंशनल, एक होगा कन्वेंशनल और एक हो गया पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये उसकी 3 अवस्था। तो यहाँ पे जो है कन्वेंशनल लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे एक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो जो चैनल पे नहीं, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करना है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है। शास्त्रीय अनुबंधन अपने थांडाई के नियम पढ़े हैं, ठीक वैसे ही अपन कह सकते पावलोव का जो सिद्धांत आपने पढ़ा है, लेकिन उसके कुछ नियम भी चलते हैं। हो सकता है कईयों को ध्यान हो सकता है कईयों को ध्यान नहीं हो। अगर आपको नहीं पता है तो अपने चैनल पर विजिट करें और आपको अनुबंधन के नियम आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको अनुबंधन के सभी नियम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे निकटता का नियम, पूर्ति का नियम, समानता का नियम और विलोपन का नियम। तो देखिए विलोपन का जो नियम है वो पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखिए ये विलोपन का जो नियम है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से भी संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोटर कौशलों का विकास किस पर निर्भर करता है। स्नायुपेशीय परिपक्वता पर, हस्ती घनत्व एवं पर्यावरण पर, स्नायुपेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायुपेशीय परिपक्वता, और साथ में उसका जो वातावरण है, पर्यावरण है, इन पर उसके जो गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है। आगे अपना जो पेपर है बायोलॉजी का जो पेपर है उसके क्वेश्चनों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार है जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। आपको पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित, सभी के लिए महत्वपूर्ण। देखते हैं आप क्या बताते हैं इसके अंदर। अंतःप्रज्ञात्मक विचार, बी है निगमनात्मक विचार, सी है आगमनात्मक विचार और 4 है संवेदीगामक विचार। तो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कौन सी, तीसरी अवस्था की बात की, तो तीसरी अवस्था में आगमनात्मक विचार बालक में विकसित होते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर चौथी अमूर्त संक्रियात्मक की बात की जाए तो वहाँ पे आपको निगमनात्मक विचार बताना है। तो ये भी आपने नई चीज़ सीखी। या आपको पूछे कि बालक में आगमनात्मक विचार कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या बताना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और निगमनात्मक की बात की जाए यानी बालक अनुभव से, कल्पनाओं से, संभावनाओं से समस्याओं का समाधान अमूर्त रूप से बताने के योग्य वो सक्षम हो जाता है। कौन सी अवस्था में, अपन कह सकते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 15 वर्ष से आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है। आपको अभी मैंने बताया था सहकारी अधिगम कौन सा, समूह में बालकों का अंत्यक्रिया करते हुए सीखना। यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य तथा अध्यापक केंद्रित बनाता है। फिर है यह इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख सकते हैं जब उन्हें इस स्पर्धा रहित, चिंतामुक्त, सहयोगी वातावरण में सीखने का अवसर मिले। यहाँ पे ये कथन सही है। आपको पूछा कौन सी इसकी मान्यता नहीं है, ये सही है। फिर यह विद्यार्थियों में पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है, ये भी कथन सही है। यह शिक्षण अधिगम व्याख्यान अथवा प्रदर्शन
विधि की देखिए क्या है, प्रदर्शन विधि की अपेक्षा सार्थक अंत्यक्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देती है। तो सार्थक अंत्यक्रिया की बात करती है कौन, ये पहल करने पर भी और फिर है इस पर भी। तो आपको बाकी ऑप्शन कौन सा रह गया, ये, तो इसके अंतर्गत 1 नंबर हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत सहकारी अधिगम की ये आधारभूत मान्यता नहीं है। कौन सी, ये मान्यता, यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य तथा अध्यापक केंद्रित बनाती है, ये गलत है। इसके अंतर्गत क्या है, गलत है। बाकी सभी इसके अंतर्गत सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपी, जिसको अपन कह सकते हैं प्रक्षेपण, उनको फेंका जा सके, ठीक है, अपन कह सकते हैं प्रदर्शित की जा सके, तो इसके अंतर्गत है फिल्म पट्टियाँ प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत, आपको देखना वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारेंद्रिय ज्ञान और फिर अधिगम प्रक्रिया। तो आपको पता है वंशानुक्रम भी अपन ये बिंदु पढ़ते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, व्यक्तिगत विभिन्नता भी पढ़ते हैं, अधिगम प्रक्रिया, लेकिन पारेंद्रिय ज्ञान वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, कोल्सनी के अनुसार किशोरावस्था का आयुकाल क्या है, आपको बताना है। 1 नंबर 11 से 13 वर्ष, 2 नंबर 12 से 15 वर्ष, 3 नंबर 12 से 14 वर्ष और 4 नंबर है 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 15 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डेविड आशुबेल जो उन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। पहला बताया था उन्होंने अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ गया। अन्वेषण सीखना यानी अपन कह सकते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं देगा। फिर है रटकर सीखना, वो भी इसके अंतर्गत आ गया। और चौथा आता है अर्थपूर्ण अधिगम। तो ये 3 इसके अंतर्गत आता है, लेकिन आपको पूछा गया है कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशनात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है। आपके सामने ऑप्शन है शिक्षण व्यूह रचनाएं, पाठ्य वस्तु, मूल्यांकन और शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका अंतर्गत हो जाएगा पाठ्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे। व्यवहारवाद तो ये तो सबको पता है, कौन है इसके, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो नैतिक विकास का जो है मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। नैतिक विकास पियाजे का एक तो संज्ञानात्मक विकास है और एक नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो भी जीन पियाजे का है। तो उसके अंतर्गत नैतिक सापेक्षता और नैतिक अपन कह सकते हैं यथार्थता, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर एक नैतिक समानता भी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन नैतिक आदर्शवाद इस सिद्धांत का स्तर नहीं है, ठीक है। एक तो होती परायत्त नैतिक अवस्था शुरुआती समय में, और उसके बाद में आती है स्वायत्त नैतिक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सांवेगिक बुद्धि संबंधित अनुसंधान से जुड़े हुए नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन, पीटर सेल्वी और मेयर भी है, डैनियल गोलमैन भी है, तो कौन, पावलोव इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। तो देखिए निर्मितवाद के अंतर्गत अपन पढ़ते आए हैं, एक तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो है किसका है, जीन पियाजे का है। एक तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद के प्रकार के अंतर्गत आता है, एक सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की का, और एक रेडिकल निर्मितवाद। ये 3 निर्मितवाद के अंतर्गत आते हैं, जबकि पशु निर्मितवाद है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए निर्मितवाद के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद और एक रेडिकल निर्मितवाद, जिसको अपन कह सकते हैं कट्टरता निर्मितवाद, जिसको अपन कह सकते हैं कट्टर निर्मितवाद भी कह सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है। आपके सामने स्रोत, संदेश, संज्ञान और प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है, संज्ञान जो है संप्रेषण से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संप्रेषण से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है।
सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, सेकंड है ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, फिर है शैक्षिक खेल के प्रकार का अनुदेशन और फिर है रूढ़िबद्ध अनुदेशन। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ये जो रूढ़िबद्ध अनुदेशन है वो इसका प्रकार नहीं है, बाकी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत एक तो ऑप्शन है आपके सामने, 4 तत्व होते हैं प्रतिमान के, तो वो आप हमेशा याद रखें। एक तो है केंद्र बिंदु जिसको उद्देश्य कहते हैं, फिर है संरचना और है सामाजिक प्रणाली और एक आता है मूल्यांकन। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन नहीं है, आपको पूछा गया शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। आपको क्या पूछा गया है, शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये शिक्षण इसका प्रतिमान नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है। तो लचीला अधिगम कौन सा नहीं है, फिर है यहाँ पे स्वाभाविकरण, फिर है जांच एवं भूलें, 3 नंबर है यहाँ पे आपके सामने चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल, और 4 नंबर है आपके सामने अध्यंकन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अध्यंकन। ये लचीला अधिगम नहीं है, वैसे अधिगम के अंतर्गत आता है लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। कॉनरेड जो लॉरेंज है उन्होंने ये अध्यंकन इम्प्रिंटिंग जिसको अपन कहते हैं, इसकी अवधारणा उन्होंने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की बात की गई है, वीर पूजा की भावना होती है, विरोधी मनोदशा यानी द्वंद्व की स्थितियाँ भी होती है, भाव प्रधान जीवन भी होता है, लेकिन आत्म प्रेम जो है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, ये शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रकार नहीं है। व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और सापेक्षित तकनीकी। आपको पूछा गया कौन से सॉफ्टवेयर तकनीक के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 4 नंबर सापेक्षित शैक्षिक जो तकनीक है सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कौन थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक वैसे अरस्तु है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम वातावरण की गुणज है, बिल्कुल। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और 3 नंबर विकास क्षतिपूर्वक होता है, ठीक है, और 4 नंबर है विकास सहसंबंधात्मक होता है। तो यहाँ पे सहसंबंध सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित, लेकिन यहाँ पे मेरे अनुसार इसमें होगा 3 नंबर, यानी जो चीज़ें क्षति हो जाती है विकास के अंतर्गत वो चीज़ें वापस नहीं आती है। जैसे अपन कह सकते हैं जैसे मान लीजिए व्यक्ति की एक अवस्था के बाद में शारीरिक कमजोरी है, उसकी स्मृति का क्षीण होना है, ठीक है, तो वो जो है अपन कह सकते हैं उनकी वापस पूर्ति नहीं, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अध्यंकन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनरेड लॉरेंज। अभी मैंने बात की थी जिन्होंने अध्यंकन इम्प्रिंटिंग जो है किसने, कॉनरेड लॉरेंज ने इसकी अवधारणा दी थी, किसकी, जिसको अपन कहते हैं अध्यंकन, ठीक है, यानी शुरुआती जो समय होता है बालक के विकास, किसी भी प्राणी के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं संवेदनशील समय। आगे पेपर है शैक्षिक मनोविज्ञान। निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो किसकी सहायता करती है, शिक्षा मनोविज्ञान है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए सीखने और सिखाने से संबंधित है। तो सीखना और शिक्षण क्या है, सिखाना। स्किनर की परिभाषा से ये क्वेश्चन बनाया गया है। स्किनर की परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षकों के विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, 1 नंबर पूछताछ प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान और फिर क्रिया विशेषण प्रतिमान।
तो जो परीक्षा प्रतिमान जिसको अपन कहते हैं रिचर्ड सचमैन का, ये प्रतिमान है किसका? रिचर्ड सचमैन। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 1 नंबर। तो प्रतिमान आपको सब पता होना जरूरी है। फिर है व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों, इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे कौन से कारण होते हैं? आपके सामने आर्थिक कारणों से, फिर तकनीकी कारण से, 3 नंबर मनोवैज्ञानिक कारण और 4 नंबर सामाजिक कारण। तो व्यक्ति के बीच में जो टकराव की स्थितियां बनती है वो उसके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनके अपन कह सकते हैं मनोगतिक उपागम है सिगमंड फ्राइड का, जो यह कहता है कि व्यक्ति के बीच में जो प्रवृत्तियां हैं, इच्छाओं, उनके बीच में जो प्रतिरोध की जो स्थितियां होती है उसका कारण है उनके मन के बीच में टकराव या द्वंद्व की स्थिति का होना। तो ये सब चीज़ें मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। आगे देखिए शिक्षा या शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है तो आपको पता होना जरूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान है तो वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो इसके अंदर अधिगम करने वाला सम्मिलित होगा, अधिगम की प्रक्रियाएं सम्मिलित होगी, अधिगम की स्थिति सम्मिलित होगी। तो इसका सही आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? 2, 3 और 4, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुरूपक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल कौन सी बुद्धि के मूल घटक है? तो देखते हैं आप इसका क्या सही आंसर बताते हैं। स्थूल बुद्धि, 2 नंबर तरल बुद्धि, 3 नंबर अमूर्त बुद्धि और 4 नंबर संवेगात्मक बुद्धि या संवेग बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझा है, संवेगात्मक बुद्धि के घटक है कौन कौन से? स्व जागरूकता, स्व नियमन, स्व प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल। आपको सिर्फ इतना रीट में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार पात्रता परीक्षा के दौरान। परानुभूति का संबंध किससे है? संवेगात्मक बुद्धि से। व्याख्याता परीक्षा में ये पूछ लिया, आपको घटक का पता होना चाहिए, इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, तो ये घटक आपको याद होना चाहिए, स्व जागरूकता, स्व नियम, प्रेरणा, परानुभूति, सामाजिक कौशल। तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का बनता है। आगे अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया? तो ज्ञान रचनावाद को अपन निर्मितवाद कह सकते हैं, इसको रचनावाद कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कह सकते हैं। तो इस अवधारणा को सर्वप्रथम जॉन ड्यूवी और पियाजे ने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखते हैं, कौन सा विकास है जो धारणा, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान से संबंधित है? समस्या समाधान का मतलब चिंतन। तो ये किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक पक्ष से, सांवेगिक पक्ष से, संज्ञानात्मक पक्ष से और डी है भौतिक पक्ष से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, जिसके अंतर्गत चिंतन, स्मृतियाँ, धारणा, प्रत्यक्षीकरण यानी तर्क, कल्पना, ये सब चीज़ें संबंधित है। मैंने कई बार बताया भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने। यहाँ पे देखिए यहीं पे क्वेश्चन दे दिया है, 11 माह की खुशी है वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने एवं अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान में अध्ययन करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह कौन सी अवस्था है? तो देख लो 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है? संवेदीपेशीय अवस्था। ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ICT का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रणाली उपागम में सम्मिलित है। आपके सामने है ऑप्शन। प्रणाली उपागम के अंतर्गत इनपुट में है, इनपुट दिया जाता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, तो आउटपुट होता है, और आउटपुट के बाद में लास्ट में फीडबैक प्रतिपुष्टि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर 1 नंबर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों में शामिल है, यानी मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके कौन कौन से लक्षण होंगे? अब आप चीज़ों को आसानी से समझ सकोगे। ऐसा व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है, उसमें हास्य की भावना होता है, आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ कौन व्यक्ति? जिसमें EQ का स्तर अच्छा है। ठीक है, जिसमें EQ का स्तर अच्छा है उसको कभी भी बाहरी विप्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका EQ का स्तर है वो व्यक्ति हमेशा आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है, उसको संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है, हंसमुख स्वभाव होता है। तो इसका सही आंसर देखो 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है? तो शिक्षण के उद्देश्यों से कौन सा संबंधित है आपको देखना है। आपके सामने ऑप्शन है केंद्रीय बिंदु, ठीक है, केंद्रीय बिंदु, वाक्य रचना, और अपन कह सकते हैं सामाजिक प्रणाली, और फिर है सहायक प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर मैंने कहा कि केंद्रीय बिंदु जो है ना उसी को अपन उद्देश्य कहते हैं, तो ये उद्देश्य से संबंधित है केंद्रीय बिंदु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवांछित और समस्या समाधान का प्रभावी रूप से सुधार परिमार्जन, ये इसका उपयोग हम कौन से सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कहता है वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन दिया जाए और अवांछित व्यवहार के लिए दंड दिया जाए। यहाँ पे आपको दे रखा है अवांछित व्यवहार के लिए आप क्या काम मिलोगे, कहीं पे पुनर्बलन और दंड की बात ही नहीं कर रहा है वैसे विशेष रूप से, ठीक है। यहाँ पे बात जरूर आती है प्रभाव का नियम, प्रयास, त्रुटि, लेकिन क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है पूर्ण रूप से ये बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्किनर ने कही है। वांछित और अवांछित व्यवहार के लिए उन्होंने अपना सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी बताया, लेकिन थार्नडाइक ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, विकास के अपन कह सकते हैं, अब इसमें आपको तुरंत आंसर ही मिल जाएंगे, कौन से विकास से संबंधित 3 चरणों की बात की गई है यहाँ पे? तो नैतिक विकास से संबंधित 3 चरणों की बात की गई है। कौन से आप सबको पता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान क्या कहलाता है? व्याख्यान जो 2 लोगों के बीच में जो व्याख्यान होता है वो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होता है, वो कौन सा होता है? अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। आगे देखिए, किसके द्वारा जिक्सा कक्षा शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया था? तो ये आपको याद करना होगा, इलियट एरनसन ने इसको विकसित किया था, ठीक है। आगे देखिए, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम किसके द्वारा है? थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे, सीखने का कौन सा नियम है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का, प्रभाव का, और प्रभाव का नियम कहता है कि जिस कार्य को करने से उसके बीच में संतुष्टि मिलती है तो वहाँ के उस व्यवहार की संबंध यानी वो ताकत मजबूत हो जाती है, दोबारा वो व्यक्ति का वो व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखिए, किस प्रकार के विकास में आनुवांशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? तो देखिए, आनुवांशिक प्रभाव किस पर ज़्यादा होता है? समाज पर, सामाजिक चीज़ों पर, संज्ञानात्मक पक्ष पर, शारीरिक पक्ष पर और नैतिक पक्ष। देखिए, संज्ञानात्मक जो विकास है, बुद्धि में जरूर जन्मजात मिली है, लेकिन उस पर जो प्रभाव है वंशानुक्रम का ज़्यादा नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है वातावरण का। संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण। लेकिन उसका शारीरिक विकास जो अपन कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, वो उसके वंशानुक्रम पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 नंबर। आगे देखिए, फिजिक्स का जो पेपर उसके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? यह पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सही है। फिर यह स्थिर प्रक्रिया है, यह कथन यहाँ पे गलत है। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें मनोसामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है? सहकारी अधिगम यह अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, सही है। इस प्रक्रिया में अध्यापक का प्रभुत्व संभव नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मतभेद, क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों का विचार करने का तरीका अलग अलग है। फिर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों में मुक्त, प्रतिस्पर्धा रहित, अभिप्रेरणात्मक वातावरण कक्षा में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 नंबर है, अध्यापक का प्रभुत्व इसमें संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन से सिद्धांत आते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन से सिद्धांत आते हैं। तो देखते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित आपको पूछा गया, बिल्कुल सरल है। थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है वो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बाकी कोटलेविन का, टोलमैन का और कॉलर का शोध सिद्धांत ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए अवलोकनात्मक अधिगम कौन सा, बांडुरा का, जिसके अंतर्गत बालक सबसे पहले स्थिति पर ध्यान देता है, उन चीज़ों को धारण करता है और उसको वापस वो रिप्रोडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इशारा इससे संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। तो इसके अंतर्गत मेयर सांवेगिक, ये मेयर सेलोवी कारुसो परीक्षण, बार ओन सांवेगिक परीक्षण, लेकिन जो ये थ्रस्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी है, ये सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो है उसके प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। फिर है क्वेश्चन नंबर, वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभव के आधार पर दोनों चीजें, एक तो परिमार्जन और परिवर्तन और उसका विस्तार करना क्या कहलाता है। अपन इसको कह सकते हैं संगठन। इसको अपन क्या कह सकते हैं, संगठन। क्यों, क्योंकि संगठन के अंतर्गत दोनों चीजें सम्मिलित हो रही, आत्मसातकरण और समविष्टीकरण। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार इसमें होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। मैंने बताया था आपको निर्मितवाद के प्रकार, एक तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद, एक सामाजिक और एक रेडिकल निर्मितवाद। ये 3 निर्मितवाद के प्रकार है। तो देखो संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी है और एक में सामाजिक भी निर्मितवाद है, ये भी है। प्रकार कौन सा नहीं है, भावात्मक निर्मितवाद, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद, ये तो कोई प्रकार ही नहीं होते, तो ये नहीं है। फिर देखो सामाजिक निर्मितवाद होता है, रेडिकल निर्मितवाद होता है, रेडिकल निर्मितवाद भी होता है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी होता है। इसके अंतर्गत ये ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी अग्रिम संगठन प्रतिमान की विशेषता है। आपके सामने ऑप्शन है, यह प्रतिमान सामाजिक मुद्दों की खोज के बाद में परिकल्पना बनाई जाती है। नहीं, आपको विशेषता पूछी है, यह प्रतिमान में समस्या की खोज के बाद में परिकल्पना बनाई जाती है। फिर इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है तथा इस प्रतिमान का उद्देश्य संरचना में मजबूती प्रदान करना। तो इसमें हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, बिल्कुल सही है। फिर यह तर्क दर्शन एवं नैतिकता से संबंधित है। और फिर यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है इससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पे ये इसकी प्रकृति नहीं है। कौन सी, ये तर्क दर्शन एवं नैतिकता की बात नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है नैतिकता का सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन वो विकास के संदर्भ में दिया था, लेकिन नैतिकता पर उसकी कोई बहस नहीं है। दर्शन तर्क के बारे में उसकी कोई बहस यहाँ मनोविज्ञान में नहीं है। ये केवल और केवल अधिगमकर्ता से संबंधित है। देखिए अधिगमकर्ता, वर्तमान उसके व्यवहार से संबंधित, तो इसके अंतर्गत कौन सा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है स्नेह है, वात्सल्य, सब ये सकारात्मक है, भय इसके अंतर्गत नकारात्मक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन के जो मैंने कहा कि नियम, आप यहाँ पे विजिट करो, आप देखोगे निश्चित रूप से आपको यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित जो नियम है कौन कौन से, स्वाभाविक पुनर्प्राप्ति उससे संबंधित है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, उद्दीपक विभेदीकरण है, लेकिन विस्तार इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है। ये एक समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना। फिर इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्डिंग होते रहना, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों एवं तकनीकी के प्रयोग में विविधता, ये भी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्नता। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो विभिन्नता है वो इसके अंतर्गत है, इसकी मूलभूत मान्यता नहीं है, बाकी सब चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता, विरोधी मानसिक दशा देखने को मिलती है, व्यवसाय की चिंता होती है, वीर पूजा की भावना होती है, लेकिन संचय प्रवृत्ति
यह बाल्यावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट, पोस्टर, ग्लोब ये दृश्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर श्रव्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने सिखाने से संबंधित है। तो सीखने सिखाने की बात स्किनर की है, तो क्वेश्चन नंबर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 16 का 1 नंबर। तो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और अब से लेकर अगले 3 महीनों तक रेगुलर आपको NCERT बेस पर आधारित मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन को प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम दमन पढ़ते हैं, पलायन, फिर है युक्तिकरण, प्रक्षेपण। युक्तिकरण भी पढ़ते हैं, प्रक्षेपण, और फिर है यहाँ पे पलायन। इन आप में से 2 को देखना है। प्रक्षेपण जो है वो अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पलायन जो है वो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, ना कि युक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुदेशना प्रणाली उपागम के प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान है, निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम के अंतर्गत तीसरा अनुदेशन प्रणाली को अभिकल्पित एवं विकसित करना, ये इसके अंतर्गत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व और नैतिकता की विशेषता नहीं है? यानी इस परिपक्व व्यक्ति की और नैतिकता की विशेषता नहीं है। जो व्यक्ति परिपक्व होगा कौन से? संवेगात्मक रूप से, तो उसकी क्या विशेषता होगी? लेकिन यहाँ पर कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? स्वयं पर तथा अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना, ये तो परिपक्व व्यक्ति के लक्षण है। फिर स्थिति संबंधी तथ्यों और उनके परिणामों पर ध्यान देना, प्राकृतिक परिणामों को अनुशासन, तो स्थिति संबंधी घटनाओं पर व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखता है। नैतिक सिद्धांतों के निर्माण और उसमें संशोधन की योग्यता भी परिपक्व व्यक्ति में होती है। वो देखता है क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, वो उनमें बदलाव करने की योग्यता रखता है। लेकिन जो मानसिक रूप से परिपक्व होता है ना, देखिए वो परिणामों, प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन उसके अंतर्गत नहीं होता है। तो ये थे व्याख्याता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 घंटे का वीडियो बना, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन अपन ने इसमें अटैम्प्ट कर लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इन चीज़ों में निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पता चलेगा कि अपन हाँ ये वीडियो अपने लिए कितना लाभदायक है। तो चैनल पे नहीं है, प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इससे संबंधित आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।